नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अगल बगल वाले फ्रेम में संजीव पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल हैं, कशिश के रिपोर्टर हैं। रांची में आज पैनी नजर थी इनकी सारी गतिविधियों पर। और नारायण विश्वकर्मा जी हैं, गिरिडीह से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज चर्चा होगी झारखंड के बारे में, किस तरीके से हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत मिला है और अब तो उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया है कि क्या कल्पना सोरेन बनेंगी, क्योंकि विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन ही चुने गए हैं। तो वही 28 तारीख को शपथ भी लेंगे। अब दो तीन चीज है जिस पर चर्चा का बाजार गर्म है कि कैबिनेट में किस किस को जगह मिलेगी, कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी से कितने मंत्री पद होंगे। इन तमाम मुद्दों पर और इसके अलावा चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी की भूमिका पर भी बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनने जा रहा है और हार का जिम्मेवार कौन है एनडीए में। शुरुआत करेंगे हम नारायण विश्वकर्मा जी के साथ। सबसे पहले नारायण जी, आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने दावा पेश किया और 28 तारीख को सरकार बनाने का न्योता भी मिल गया है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बार क्या रहने वाला है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला। सबको जोहार। देखिए, जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है इस बार सीट विधायक दल के नेता और दूसरी बात कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी उसको लेकर बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन किसी के मोहताज नहीं है। इस मामले में जो अभी नाम चल रहा है, जो रामेश्वर उरांव जो पहले वित्त मंत्री थे वो शायद रिपीट होंगे। इरफान अंसारी जो का आलमगीर आलम के जाने के बाद उनको जो विभाग सौंपा था, ग्रामीण विकास विभाग, वो विभाग शायद भले बदल जाए लेकिन मंत्री वो बन रहे हैं। और दीपिका सिंह पांडे भी मंत्री थी, वो भी रिपीट हो सकती है, लेकिन उसमें पेच ये है कि मुमकिन है कि इस बार प्रदीप यादव को चांस मिले, लेकिन 2 संथाल पगड़ा से हो जाएंगे गोड्डा से, तो इसमें थोड़ी सी बातचीत बने ना बने वो अभी 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में। और दूसरा कि उत्तरी छोट नागपुर से मथुरा महतो ओबीसी से आते हैं। नहीं, पहले कांग्रेस कोटे की बात कर लेते हैं। एक इरफान अंसारी, क्या देखिए फिलहाल जो मंत्री है नारायण जी फिलहाल जो मंत्री हैं उसमें बन्ना गुप्ता हार गए हैं, तो अब इरफान अंसारी बचे हुए हैं, रामेश्वर उरांव है और एक और दीपिका सिंह है। ठीक है, दीपिका सिंह। तो बन्ना, अगर दीपिका सिंह पांडे रिपीट होती है तो फिर बन्ना गुप्ता की जगह कौन रिप्लेस करेगा? प्रदीप यादव, अनूप सिंह? हाँ, नहीं, अनूप सिंह की चर्चा है, लेकिन स्वर्ण कोटे से अगर दिया जाएगा तो अनूप सिंह हैं, रेस में हैं। लेकिन ओबीसी से अगर उत्तरी छोट नागपुर से दिया जाए तो उसमें माने कांग्रेस में और जेएमएम में तो उसमें मथुरा महतो का नाम भी आगे चल रहा है। कांग्रेस से तो 4 पूरे हो ही जाएंगे, उनको 4 देना है, अगर 6 और 4 10, तो उसमें 3 तो पहले से ही है। एक ही नया नाम आएगा ना, या तो प्रदीप यादव आए या फिर ये आए, क्या नाम है इनका, अनूप सिंह। तो ओबीसी और स्वर्ण का मामला यहाँ पर है। आरजेडी से कौन है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है? सुरेश पासवान और संजय सिंह यादव हो सकते हैं। परमंडल से अपना दखल रखते थे मिथिलेश ठाकुर, तो उनकी तो हार हो गई है, तो वहां से उनकी जगह चूंकि भानु प्रताप शाही को हराया आनंद प्रताप देव, तो उनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन अगर वो नहीं बने तो फिर संजय सिंह यादव जो कमलेश सिंह को हराया है हुसैनाबाद से, एक उनका नाम भी आगे किया गया है। तो 2 में से अगर हाँ, सुरेश पासवान तो बात की बात है, लेकिन पहले इन पर ज्यादा गौर किया जाए। आनंद प्रताप देव, क्योंकि वो हराए हैं भानु प्रताप शाही को, तो हार जीत का भी देखा जा रहा है ना समीकरण, कि कौन भारी भरकम को हराया है, वो भी देखा जा रहा है। देखिए 4 मंत्री हैं, 4 मौजूदा मंत्री हैं जो हारे हैं इस चुनाव में जी। तो 4 तो रिक्त हो गया ना, 4 तो नए चेहरे आएंगे, ये तो करीब करीब तय है। हाँ, बिल्कुल तय है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर राजद ये जेएमएम कोटा से बनना है, जेएमएम कोटा से, अगर हमसे एसटी की बात नहीं कर रहे हैं,
ओबीसी से मथुरा महतो का नाम आगे किया गया है, ये प्रबल दावेदारी है। बाकी जो नाम है उसमें एसटी हेमलाल मुर्मू है संथाल से, हेमलाल मुर्मू एसटी पर मरांडी है, दोनों सीनियर हैं, तो दोनों में से कोई एक ही बनेंगे संथाल से। इसके अलावा एक नाम और है, दक्षिण छोटनागपुर से किसी आदिवासी को ही लिया जाएगा। अब वो गुमला से भी हो सकते हैं, सिसई से भी हो सकते हैं, तोरपा से भी हो सकते हैं, से भी हो सकते हैं। उसमें उनमें से किसी एक का नाम है जिस पर नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी दक्षिण नागपुर से एक कोई होंगे जो एसटी सीट से होंगे, एसटी विधायक ही होंगे वो। दूसरा है कि शिपर मरांडी अगर बनते हैं तो फिर लुइस मरांडी की भी बात चल रही है, इसलिए संथाल में लोचा थोड़ा अधिक है, लेकिन जो चाहेंगे सीएम हेमंत सोरेन वही करेंगे। इस बार वो बहुत ज्यादा किचकिच नहीं होगी, हमको हमें लगता है। चंपई सोरेन को माले की जहाँ हराने तक वाले बात, रामदास सोरेन तो मंत्री बन रहे हैं ना, पिछली बार भी उनकी जगह ली थी उन्होंने। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दीपक बिरुआ वहां से हैं, और दीपक बिरुआ कोल्हान में लीड किए थे। चंपई के जाने के बाद दीपक बिरुआ ही ने लीड किया था, इसीलिए दीपक दीपक बिरुआ बिरुआ के का चांस रास्ते ज्यादा हुए है। रामदास सोरेन बने थे मंत्री, बने ये थे, भी वो ध्यान 12वां रखिए कोटा बात। से बने थे, वो 12वां बिल्कुल कोटा था, तो वो बनाया गया था उनको, क्योंकि वो वैसा उस वक्त ऐसा पेच हो गया था चंपई को लेकर कि जल्दीबाजी में रामदास उनका 12वां वर्ष जो खाली चला था, रघुवर दास के जमाने में खाली था, इनके जमाने में भी खाली था, लेकिन अंतिम समय में 3 महीना 4 महीना पहले उनको बनाया गया था रामदास सोरेन को। लेकिन वहां पर दावेदारी मजबूत है दीपक बिरुआ की, इस बात को समझना अच्छा, होगा। अगर हेमंत और सुन सिद्धू लीजिए, सिद्धू परिवार की बात करें तो उसमें कल्पना सोरेन या बसंत सोरेन या फिर दोनों? नहीं, इसमें बात हो रही है कि कल्पना सोरेन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है जेएमएम की। वो पूरा घूमेंगी, पार्टी को एकजुट करेंगी, संगठन को मजबूत करेंगी, ऐसी चर्चा जेएमएम के अंदर से है। हमारे वो पास जो इंफॉर्मेशन है नारायण जी, राजीव रंजन जी ने इस खबर को ब्रेक किया है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है कल्पना सोरेन को, अंदर खाने जी इसकी तैयारी चल रही है। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। वो और बसंत सोरेन पोर्टफोलियो में आएंगे, इसकी संभावना भी कम है, जहां तक चूंकि माले को भी एक देना है, तो अगर मान लीजिए माले 2 हैं। नहीं, माले माले तो बाहर से वो माले माले नहीं 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 नहीं, अगर वो शामिल, अगर मगर में उनको शामिल किया जाता है तो अरूप जी चटर्जी को ही लिया जाएगा। अगर माले से लिया जाता है तो वो 12वां वर्ष भी हो सकता है, 11वां भी हो सकता है। तो माले में जो 2 जिले से सरकार में शामिल को चुनाव लड़े हैं ना वो लोग, इसीलिए संभावना है, बाहर से तो बात होती है, लेकिन अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो अरूप चटर्जी ही हो सकते हैं। दूसरी बात, विधायक दल की बात करें, विधायक दल के नेता कौन होंगे विपक्ष की ओर से, एनडीए की ओर से? नहीं नहीं, उस पे हम लोग अगली बार, इस पहले राहुल का इस पे रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि राहुल आज दिन भर इसी कवरेज में थे। हेमंत सोरेन मतलब विधायक दल की बैठक में भी थे, राजभवन भी गए थे, हेमंत सोरेन की बाइट भी इन्होंने ली है, और जो गहमा गहमी है उसके मतलब चश्मदीद है। राहुल, जो नाम नारायण जी ने बताया और जो बातें मैं कह रहा हूँ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपके पास क्या इससे कुछ अलग जानकारी है? आप कुछ नाम बताएं जो रेस में है। देखिए, लिस्ट में नाम की बात करें तो जो 4 का फॉर्मूला है वो तो 4 का फॉर्मूला सेट ही माना जा रहा है। तो 16 विधानसभा सीटें जीती है कांग्रेस ने, और 2019 में 16 ही जीती थी। तो 2024 में देखेंगे तो 4 मंत्री बनाने की बात चल रही है। अगर दीपिका सिंह पांडे को मंत्री बनाया जाता है और प्रदीप यादव को पिछड़ा सोचकर उन्हें शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, तो एक ही जिले से 2 मंत्री हो जाएंगे। यानी गोड्डा जिला जो है महागामा विधानसभा भी पड़ेगा, और वो जो कोड़ियाहाट से लड़ते हैं वो भी गोड्डा में आता है, और दोनों जी विधानसभा आसपास की ही विधानसभा सीट है, दूरी भी नहीं है। तो ऐसे में अब आला कमान इस पे फैसला लेगा। हालांकि हम लोग कयास लगा सकते हैं कि दीपिका पांडे जाति से पांडे है, लेकिन उनकी जो शादी हुई है ओबीसी वर्ग में हुई है। तो हो सकता है कि कांग्रेस ओबीसी और जो जनरल कास्ट है, वो दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करे दीपिका पांडे के माध्यम से। हालांकि अगर बात करें कि आप रामेश्वर उरांव की, तो रामेश्वर नहीं, ठीक है, उरांव यहाँ को यहाँ राहुल थोड़ा रोकेंगे। दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता हुआ हमको भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैया समान योजना में कल्पना सोरेन के साथ कदमताल करती हुई नजर आई थी, उनके साथ में थी। और वो तो बेबी जिस तरह से थी, कल्पना हाँ। सोरेन ने इम्पैक्ट डाला है, दीपिका पांडे सिंह ने भी कमान संभाली थी। तो एक ये है, दूसरा ये है कि ओबीसी और फॉरवर्ड वाला भी समीकरण है।
तीसरा है कि कम समय के लिए उनको मौका मिला था, तो शायद अब लंबे टेन्योर के लिए उनको देखा जाए, क्योंकि उनका गुनाह तो कुछ नहीं है, कम दिनों के लिए बनी थी और इसमें बेहतर ही प्रदर्शन रहा था। राहुल, क्या क्या कह रहे हैं राहुल आप? देखिए देखिए ये चीज तो हो गई, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि ओबीसी को अगर खुले तौर पे साधने की कोशिश अगर कांग्रेस करेगी, तो उसके अलावा दो ही नाम सामने आ रहे हैं, या तो ममता देवी जो रामगढ़ से चुनाव जीती हैं इस बार, और इसके बाद जो पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव हैं। ये दो नामों पे भी चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रदीप यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं, ओबीसी के नेता भी हैं। हालांकि ममता देवी भी 2019 में भी चुनाव जीती थी, लेकिन उनको सजा होने के कारण उनका सदस्यता चली गई। हालांकि उनके पति जो बजरंगी महतो, उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बाई इलेक्शन में वो चुनाव हार गए, और इस बार ममता देवी फिर जीत हासिल की है। अगर बात करें कम्युनिटी और आदिवासी को साधने की बात करें, तो नमन विक्सल कोंगाड़ी का भी नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस एक साथ आदिवासी और जो ईसाई कम्युनिटी है उसे भी साधे, क्योंकि आदिवासी और ईसाई दोनों का कोलोवीरा में एक फैक्ट है। तो उन दोनों चीजों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो चर्चाएं चारों तरफ चल रही, क्योंकि ओबीसी में जो मामला है बन्ना गुप्ता के चुनाव हारने के बाद, ओबीसी पर मामला फिट नहीं बैठ रहा है। हालांकि दो मंत्रालय तय माना जा रहा है कि जो इरफान अंसारी है उनको मंत्री बनाया जाएगा, और रामेश्वर उरांव। हालांकि रामेश्वर उरांव को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से रामेश्वर उरांव ने विधायक दल का नेता बनने के बाद और धीरज साहू के साथ जो एक चल रही थी बीच में, थोड़ी ठीक व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी, दोनों लोगों में अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो उसे कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाएगी। और जीत भी बड़ी हासिल की है रामेश्वर उरांव ने, 31,000 के समथिंग जो वोट से जीत उन्होंने दर्ज कराई है। तो इन सारी चीजों को देखा जा रहा है, लेकिन जो दो तीन नाम है, प्रदीप यादव, नमन विक्सल कोंगाड़ी, ये दो नामों में आप देखना होगा कि ओबीसी को दीपिका सिंह पांडे के माध्यम से कांग्रेस साथ लेती है, या ओबीसी के लिए एक अलग कोई मंत्रालय देती है। तो उसमें अगर ओबीसी को अगर अलग मंत्रालय देगी, तो दीपिका सिंह पांडे को फिर ब्रेक करने की बात सामने आ रही, क्योंकि दीपिका सिंह पांडे को ब्रेक कर किसी अन्य व्यक्ति को मंत्रालय देगी। लेकिन यहाँ एक चीज और फंस रहा है कि फिर महिला को भी मंत्रालय में रखना है कांग्रेस के कोटे में, तो उसे भी देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इरफान अंसारी को फिलहाल सेफ माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आलमगीर आलम की जो पत्नी चुनाव लड़ी थी पाकुड़ से, उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद ही इरफान अंसारी को मंत्रालय मिला था। लेकिन इस पे संभावना बहुत कम लग रही है, कयास हम लगा सकते हैं, लेकिन संभावना ना के बराबर है। दो मंत्रालय फिलहाल हमको फिक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन दो पे बात फंसी दिखाई दे रही, ओबीसी और जनरल कास्ट के लिए। तो अब दो चीजों पर लेकर चर्चाएं हो रही है। हालांकि हमको लगता है कि 28 से पहले ही इस पे कंफर्मेशन आ जाएगा और सारी तैयारियां आला कमान की ओर से कर ली जाएगी। इस पर हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि अनूप सिंह, आशुतोष जी, अनूप सिंह पिछली बार ही काफी जोर मारे थे, और उनकी काफी निकटता भी सीएम से रही है, और उनकी जीत भी थी कि हमको मंत्री बनाया जाता, तो दीपिका बन गई थी। तो इस बार अगर स्वर्ण कोटे से बनाया जाएगा, तो उसमें अनूप सिंह का नाम तेजी से चल रहा है। अब आगे पीछे क्या हो तो 28 के ओवर में चलेगा, इसी में भी जोड़ना चाहते हैं। जहां तक विल्सन कोंगाड़ी की बात है, तो एक आदिवासी ईसाई का पैक्ट लुइस मरांडी तरफ भी जाता है, और नेहा शिल्पा तिर्की पर भी जाता है। वो भी MBQ है, पढ़ी लिखी है, और दक्षिण चुनाव में रांची जिला जो है, रांची जिला से कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि बंधु तिर्की की सबसे बड़ी बात है कि बंधु तिर्की की पुत्री है वो, और बैक टू बैक 2 चुनाव जीता है उन्होंने जी। तो बंधु तिर्की भी कार्यकारी अध्यक्ष है, तो वो लॉबिंग करेंगे अपने बेटी के लिए जरूर। हाँ, और नहीं ईसाई बोल की बात कर रहे हैं, तो ईसाई में कोंगाड़ी से, क्योंकि कोंगाड़ी इस मामले में जेल भी गए थे रिश्वत कांड में, इसलिए उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। आलमगीर आलम की वाइफ का मामला है, तो उनका मामला भी यही फंसा हुआ है कि क्योंकि आदमी फिर भाजपा को एनडीए बोलने का मौका मिल जाएगा ना, जिनके पति जेल में, उनकी वाइफ मंत्री बनी हुई है, इसलिए उसकी संभावना मुझे कम लग रही है जी। अच्छा ठीक है, अब पाठक जी के पास चलते हैं। संजीव पाठक जी, मुझे ये बताइए कि कल्पना सोरेन के बारे में 2 तरह की चर्चा है। एक तो ये है कि कैबिनेट में उनको जबरदस्त तरीके से
मतलब लोगों की अपेक्षा है या फिर विधायकों का दबाव है, अपनी ही पार्टी के नहीं बल्कि सहयोगी दलों की पार्टी के भी, तो उनको जगह दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की है, जिस तरीके से उनको जीत का श्रेय दिया जा रहा है, तो क्या आप वहां पर फिट देख पा रहे हैं, या फिर जो चर्चा शुरू हुई है आज से कि कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनको इससे भी बड़ी जिम्मेवारी यानी पार्टी की दी जा सकती है, कमान दी जा सकती है, एक तरीके से कहाँ फिट बैठता हुआ देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें एक मंत्री बनाए जाने में एक पेच ये भी है कि बसंत सोरेन भी है, उनके छोटे भाई भी हैं हेमंत सोरेन के, एक तरफ पत्नी, एक तरफ भाई, और खुद मुख्यमंत्री, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष का पद दे करके बैलेंस किया जाए, जिम्मेवारी बांटी जी जाए। जी जी नमस्कार। राजनीति की समझ रखने वाले लोग और झारखंड की राजनीति नजदीक से जानने वाले लोग यह इस बात पर ज्यादा वो उत्साहित हैं कि कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में नहीं आकर कल्पना सोरेन को पार्टी की जवाबदेही संभालनी चाहिए। और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सरकार में कौन है? उनके पति हैं। तो मंत्रिमंडल में वो न रह के वह चाहते हैं क्या कि कार्यकर्ताओं पर इनकी पकड़ मजबूत हो। और दूसरी बात कि कल्पना सोरेन की जो राजनीति अब तक रही है, कार्यकर्ता को जोड़ने की जो राजनीति रही है, इस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है और 100% उनको सफलता मिली है। नहीं, संगठन की कार्यकुशलता को उन्होंने मतलब एक तरीके से साबित करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उन्होंने इंडिया अलायंस को 5 सीटें दिलवाई, और विधानसभा चुनाव में 56 सीट, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद से बेहतर। तो संगठन वो चला सकती है, पार्टी चला सकती है, परिवार चला सकती है, सरकार भी चला सकती है, जिम्मेवारी मिलती है। तो इसी को लेकर मुझे लगता है कि और मैया सम्मान योजना की 100% सफलता का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो उसमें कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे आता है। दूसरी ओर जो आदिवासी महिला है जो बूथ तक नहीं जाती थी, वो अपने घर में ही रहती थी, वो वोट से उसको कोई मतलब नहीं रहता था, आज तक उसने कभी वोट नहीं डाला ही नहीं। तो कल्पना सोरेन की ये देन है कि ये महिला बूथ तक पहुंची, और वैसे आदिवासी इलाकों में जहां वोट का प्रतिशत बहुत कम होता था, आज सम्यक रूप से 67% से भी अधिक वोट पड़ा है। तो कल्पना सोरेन की मजबूती के लिए पार्टी भी चाहती है और पार्टी से जुड़े हुए लोग भी चाहते हैं कि कल्पना सोरेन संगठन में आए और संगठन में आके पार्टी की बागडोर संभाले। चूंकि आपने देखा कि शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में जब थे तो निचले स्तर से के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक के नेताओं के बीच शिबू सोरेन का फैसला ही अटल होता था और शिबू सोरेन लोकप्रिय थे। ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है और मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके पास समय की कमी नहीं है। इसलिए कल्पना सोरेन को मंत्री बनाना ऐसी बात में दम मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलिए नारायण जी, अब थोड़ा सा विपक्ष पे चलते हैं। कौन है हार का जिम्मेवार? किस पर ठिकरा फूटने वाला है? नेता प्रतिपक्ष कौन बनने वाला है? नारायण जी देखिए, वैसे तो हर बार जब कोई पार्टी हारती तो उसके मुख्यालय में सन्नाटा छा जाता है। इस बार भी मुख्यालय में इक्का दुक्का लोग ही घूम रहे थे, बाकी जो हारने वाले जीतने वाले वो सब नदारत थे। सुबह से चर्चा छिड़ी है कि अब विधायक दल का नेता कौन होगा। ये ठीक है, सीपी सिंह ने कहा सुबह में कि विवेचना होगी, रात में ही कहा था,
इस पर विवेचना होगी, हम चिंतन करेंगे, ये सब पार्टियों में होता है, ये कोरम है, वो कोरम भी पूरा होगा। असल बात ये है कि आखिर विधायक दल का नेता कौन बनेगा। जी तो ये जो अभी कयासों का बाजार जो गर्म है, उसके हिसाब से एक तो नई बात सामने आ गई है कि बाबूलाल मरांडी बनेंगे विधायक दल का नेता। लेकिन अभी जो चर्चा छिड़ गई है भाजपा के अंदर खाने में, और जो बाबूलाल खेमे के कुछ लोग हैं, जो उनके चुनिंदा लोग हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं, उनकी ओर से बातें बाहर छन कर आई है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष देना है और वो विधायक दल का नेता भी नहीं बनना चाह रहे हैं, इस विकट स्थिति में अगर आदिवासी चेहरा ही आपको चाहिए विधायक दल का नेता के लिए, तो फिर नीलकंठ सिंह मुंडा है नहीं, तो ले जाकर चंपई सोरेन पर नाम जाता है। तो क्या चंपई सोरेन बनेंगे विधायक दल का नेता? तीसरा और कोई नाम बीजेपी में अभी तक सामने नहीं आया है। सिर्फ बाबूलाल मरांडी अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो, क्योंकि हार का ठिकाना के बारे में एक सिगुफा छोड़ा गया भाजपा के अंदर कहने से कि जब 2019 में हार गए थे रघुवर दास, हरवा दिए थे, ये हार गए थे, तो उन पर यह तोहमत लगा था कि उनके कारण हम लोगों को हार गए थे, हार का ठिकाना उन्हीं पर फोड़ा गया, तो उनको वनवास दिया गया। राज्यपाल जनरली आदमी 60-65 के साल के आदमी बनते हैं, इनको राज्यपाल बना के भेज दिया गया। तो ये रास्ता कहा गया, चर्चा थी, ये साफ किया गया बाबूलाल मरांडी के लिए, क्योंकि उनके आने से असहजता महसूस कर रहे थे रघुवर दास के खेमे के लोग, या अर्जुन मुंडा खेमे के लोग भी असहजता महसूस कर रहे थे। तो इसमें आला कमान ने देखा कि ठीक है, तो इनको यहाँ रास्ते से हटा दिया जाए, तो उनको वहां भेज दिए। तो अब सवाल उठ रहा है कि अब हार का ठिकाना किस पर फोड़ा जाए। ये सवाल बहुत अंदरूनी खाने में गूंज रहा है कि किसको देंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रभारी होने के बावजूद, सुन लिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रभारी होने के बावजूद हेमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा और उससे थोड़ा सा कम शिवराज सिंह चौहान। तो इसमें अंदर खाने में भी चर्चा है कि बाबूलाल मरांडी की बात चली नहीं, कैंडिडेट को लेकर खासकर बात चली नहीं। ठीक है, हारने के बाद तरह तरह की चीजें आती है, इस पर बाकी चीजें क्या हो गया, राहुल से जानना चाहेंगे। जो आपकी बात है उसको थोड़ा कैरी ऑन करना चाहेंगे। क्या कोई सुगबुगाहट, कुछ नाम चर्चा में है कि नेता प्रतिपक्ष? हालांकि अभी तक एक नजर में देखा जाए तो बिल्कुल बाबूलाल मरांडी ही नजर आते हैं कि वही नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि जो दूसरे तीसरे गुट या धड़क की जो बात हो रही है, तो वो तो जीत के ही नहीं आए हैं सदन में, चाहे उनके जो कम्पिटिटर हो। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी एग्रेशन भी नहीं है ना, बाबूलाल मरांडी में एग्रेशन नहीं है, काउंटर अटैकिंग में माहिर नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, गंभीरता भी होनी चाहिए जो कि है बाबूलाल मरांडी में, और इससे इनकार नहीं किया सकता है कि बाबूलाल मरांडी आज की तारीख में बहुत बड़े लीडर के रूप में एस्टेब्लिश है झारखंड में, पहले सीएम रह चुके हैं और गंभीर बातों को करते हैं। राहुल, क्या है इन्फॉर्मेशन आपके पास एनडीए से जुड़ी हुई, नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी हुई, या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की जो बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो सीधे तौर पे देखा जाए कि बीजेपी का जो फंडा है कि एक व्यक्ति एक पद, अगर बीजेपी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो बाबूलाल मरांडी को सीधे तौर पे प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना होगा। हालांकि जहां तक चुनाव में उनके चलने और नहीं चलने की बात कही गई, तो 2024 में ही, इसी साल जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव कैंपेनिंग से लेकर हर एक उन पहलुओं पर ध्यान रखने का काम बाबूलाल मरांडी ने किया, लेकिन एनडीए को सफलता नहीं मिली जो 2019 में सफलता मिली थी। उसके बाद से ही बाबूलाल मरांडी को इंडिया अलायंस के पास गए लोकसभा चुनाव में। हाँ, तो वही चीज हम कह रहे हैं कि वो चीजें ठीक नहीं रहे, तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि फैसला लिया कि अब विधानसभा का चुनाव की जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व खुद संभालेगा, और 2 नेताओं को भेजा, शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुए। ऐसे में स्थिति अब बनती है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। तो जैसा नारायण जी बता रहे थे कि चर्चाएं जो हो रही है, चर्चाएं
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर हो रही है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष इसलिए भी बनाया जा सकता है कि आज से उन्होंने सरायकेला से उलगुलान की शुरुआत की है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अब हम आज से उलगुलान की शुरुआत करते हैं, और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला झारखंड में हल नहीं होता है उलगुलान चलता रहेगा। एक तरह से कह सकता है कि चंपई सोरेन ने बैटिंग कर दी है अपनी नेता प्रतिपक्ष बनने की हो या बीजेपी में अपना कद ऊंचा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोल्हान में 2019 के चुनाव में जीरो थी बीजेपी, इंडिया एनडीए जीरो थी, उसे 3 पर लाने का काम चंपई सोरेन ने किया है। इससे आप बरगला नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन ने को जितना काम करना चाहिए उतना तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने अपना काम किया है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। तो ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी उन पे भरोसा जताता है, क्योंकि बड़े चेहरे थे, जेएमएम में उनका एक बड़ा कद था। हालांकि जो उनके खिलाफ जो बातें जाती है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि चूंकि नए नए आए हैं और उनसे कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी पहले से हैं। देखेंगे तो ये चीज अमर बाउरी में भी लागू होता है। अमर बाउरी भी बीजेपी की नहीं थे, वो भी जेवीएम से जीत के आए, उसके बाद मंत्री बने, फिर दोबारा चुनाव जीते और उसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिएगा। तो एक नहीं तो वहां पे टेक्निकल पेच ये था कि बाबूलाल मरांडी को घोषित किया गया था लेकिन वो नहीं बन पाए थे, तो ऐसे में किसी और को बनाना था और तब अमर बाउरी का नाम आया था। अगर ऐसे हम ये जोड़ना चाहेंगे तो सीपी सिंह को भी बना सकते थे, वरिष्ठ विधायक थे, 7 बार के 6 बार 7 बार के विधायक थे। तो ऐसे में वरिष्ठतम की बात देखेंगे तो बना सकते थे, लेकिन अभी आदिवासी पे फोकस करना है, उस चीज को भी बना के रखना है, कोल्हान को मजबूत करना है, क्योंकि गीता कोड़ा भी वहां से चुनाव हार गई है। कोल्हान की जो बीजेपी की सीटें थी, जो वहां के मजबूत नेता थे, वो भी अभी चल नहीं रहे। तो कोल्हान को मजबूत करना, क्योंकि संथाल में ऑलरेडी जेएमएम पूरी तरीके से अपना पकड़ बना ली है, तो अब संथाल पे फोकस है बीजेपी का। इस कहीं कोल्हान संथाल पे फोकस तो था ही, लेकिन अब कोल्हान पे सबसे ज्यादा फोकस है कि कहीं कोल्हान भी हमारे हाथ से न निकल जाए, क्योंकि जो 3 सीटें आई हैं बीजेपी को, उसे बरकरार रखने की कोशिश होगी। अब देखिए अंदर थाने में बातें चल रही। ठीक है, हम जोड़ना चाहेंगे। एक सेकंड ये जो अभी आपने राहुल जी ने कहा चंपई सोरेन का कोई श्रेय नहीं है 2-3 सीट लाने का। वहां पर रघुवर दास की बहू जीती तो रघुवर दास कारण थे। जदयू से अगर सरयू राय जीते हैं तो उनका अपनी छवि थी, 1 सीट वो जीते, लेकिन 2 जो सोनाराम बोदरा को खरसावां से टिकट दिलवाए थे वो तो सीट लूज होकर गए। गीता कोड़ा हार गई तो जितवाए किसको? वो खुद जीते। नहीं, उनके पुत्र भी, ठीक है, उनके पुत्र भी हार गए। कहा जाता है कि सोनाराम बोदरा और उनके पुत्र को उन्होंने ही टिकट दिलवाया था। ठीक है, लेकिन अगर एक कागज पे लिखा जाएगा तो कोल्हान से जरूर इसमें पाया जाए कि इस बार 3 सीटें, पिछली बार 0। तो ये एक हो सकता है, दोनों तरीके से देखा जा सकता है। सिर्फ चंपई खुद जीतने के लिए, बाकी नहीं, कोई श्रेय नहीं उनका, इसलिए वहां फिसड्डी साबित हुई। ठीक है, पाठक जी, आपको क्या लगता है कि बाबूलाल मरांडी पर ही अभी वो ट्रस्ट बना रहेगा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का, और नेता प्रतिपक्ष वो बनने जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी शायद? तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? सब लोग हम यही चर्चा कर रहे हैं, पार्टी से सवाल का जवाब लेते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं चंपई सोरेन? ये भी क्यों नहीं पॉसिबल है पाठक जी? जी, प्रदेश अध्यक्ष तो तय है कि संथाल परगना के ही व्यक्ति बनेंगे बीजेपी का। और दूसरी बात कि इतनी प्रचंड जीत हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो विपक्ष ऐसा चाहिए जो मुद्दे को खोज के निकाल के लाए और गंभीरता, क्योंकि अब ढुलमुल सरकार नहीं है, अस्थिर सरकार नहीं है कि 2-4 पाया आप हिला दीजिएगा तो सरकार डोल जाएगी, ये स्थिति नहीं है। तो अब विपक्ष का ऐसा चेहरा चाहिए जो धीर हो, गंभीर हो और सरकार की कमियों को, सरकार की गलती को कब्र से खींच के लाए। और ऐसा एक ही चेहरा बीजेपी में मुझे लगता है, वो है बाबूलाल मरांडी का। चंपई सोरेन की जहां तक बात है, तो चंपई सोरेन का क्या करिश्मा हुआ?
चंपई सोरेन तो शुरू से, सर ने ठीक कहा कि चंपई सोरेन तो शुरू से फेल है। वो बात चल रही थी कि 4-5 विधायक के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी नहीं अकेले हुआ। भी नहीं हुआ, अकेले आ गए, वो नहीं जिता पाए चुनाव में किसी को। तो बीजेपी के लिए चंपई सोरेन तो आप कह सकते हैं कि पनौती साबित हुई। बिल्कुल नकारा लेकिन साबित आप हुआ। लेकिन ये भी क्यों नहीं समझते हैं कि जिस सरायकेला सीट पर आज तक बीजेपी का कमल नहीं खिला था, वहां पर चंपई सोरेन ने कमल खिलाया है। तो ये भी तो बीजेपी है में ना। गए तो जीत गए, बीजेपी अकेले ना, बीजेपी ये में गए तो। ये आप राजनीति में चलिए, डिस्कशन 30 मिनट के आसपास हो चुका है, हम इसको बाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है कि कई सवालों का जवाब जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मिल गया है। हम लोगों ने चर्चा की है, जो संभावनाएं बनते हुए दिख रही है उसको टटोलने की कोशिश की है, कल्पना सोरेन की भूमिका के बारे में भी बातें की है, नेता प्रतिपक्ष के बारे में। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम जो भी गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जोहार।